नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी स्पेशल की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर सेकेंड को। उत्तर प्रदेश की जो हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, इसमें आप लोगों को 7 लेक्चर, जिसमें जो प्राचीन इतिहास था उत्तर प्रदेश का उसमें 3 लेक्चर, मॉडर्न में 2 लेक्चर और मॉडर्न में 1 लेक्चर ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, बिल्कुल डिटेल में कराया गया है। आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वह यूपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। बहुत सारे विद्यार्थी इसी बुक से तैयारी करते हैं। आप लोग निश्चित रहिए, जो कंटेंट मिलेगा सॉलिड मिलेगा। और जो लेटेस्ट बुक है, यहाँ 22वां संस्करण है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो 2025 में यानी 2025-26 की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओवरऑल जो यह लेक्चर रहेगा 7 लेक्चर है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, तो इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी जो स्थापना होती है 1885 ईस्वी में होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इसके संस्थापक कौन हैं, यानी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके जो संस्थापक है ये है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. जो ह्यूम है, यही जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके संस्थापक होते हैं। यह कौन है, तो यह एक अंग्रेज सिविल सेवक हैं। इसका जो पहला अधिवेशन होता है तो यह होता है मुंबई में। और मुंबई में कहाँ पर होता है, तो जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है यहीं पर होता है। और कब से कब होता है, यानी तिथि, तो 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में होता है। तो ध्यान रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि 1885 में स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो ह्यूम के द्वारा किया जाता है। पहला जो अधिवेशन होता है मुंबई में होता है और 1885 में ही होता है। इसमें जो पहला जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो प्रतिनिधियों हैं इनकी जो कुल संख्या थी 72 थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश से कितने थे, तो 8 थे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि टोटल अगर पूछता है तो 72 हो जाएगा, और अगर केवल उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि जो पूछता है तो 8 हो जाएगा। तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से थे व्यक्ति। तो फर्स्ट हो जाएगा मुंशी ज्वाला प्रसाद, बाबू जमुना दास, शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, प्राणनाथ पंडित, गंगा प्रसाद वर्मा, लाला बैजनाथ, और साथ ही साथ जानकी जो नाथ घोषाल हैं, यह उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि थे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में। आप लोगों को इसे याद करना चाहिए। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था यह कोलकाता में हुआ था 1886 को। इसमें जो टोटल प्रतिनिधि थे तो 74 थे, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। तो पहले में 8 थे, और अगर सेकंड पूछ लेता तो करना हो जाएंगे 74 हो जाएंगे, यानी 74 हो जाएंगे। इसका जो अधिवेशन का अध्यक्ष किया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि जो उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन थे इसे, तो हम लोग इसे ही बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। क्रम, वर्ष, यानी किस वर्ष में यह आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, और साथ ही साथ यहाँ कहाँ पर जो है यानी किस स्थान पर आयोजित किया गया था, और इसकी जो विशेष बातें हैं इन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रम में। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ओवरऑल जो क्रम होता है तो यह होता है चौथा। जो उत्तर प्रदेश में यूपी में कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है 1888 ईस्वी में। लेकिन यदि ओवरऑल पूछ लेता तो यह कौन सा क्रम का हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट अधिवेशन होता है 1888 में होता है। लेकिन यदि पूछ लिया कांग्रेस का ओवरऑल जो अधिवेशन यह कौन से नंबर का था, तो चौथा अधिवेशन था। ये आप लोगों को बात याद रखना चाहिए। जैसे कि 1888 में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जॉर्ज यूल होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, जॉर्ज यूल। यह कहाँ पर होता है, तो इलाहाबाद, जिसे अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। यहीं पर होता है पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश का 1888 में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, और यह इलाहाबाद में होता है। इसकी जो विशेष बातें यह है कि यह
अंग्रेज जो है यानी पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूल। और पहली बार ध्यान रखना है आप लोगों को, पहली बार जो है हिंदी में भाषण हुआ था। जो उत्तर प्रदेश में फर्स्ट होता है, ओवरऑल चौथा होता है, जो चौथा ओवरऑल होता है मतलब चौथा, और उत्तर प्रदेश में फर्स्ट अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। यहीं पर जो है पहली बार हिंदी में भाषण जो है दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो है औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा के विकास पर भी इस पर चर्चा हुई थी। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न बनता ही बनता है, क्योंकि यह फर्स्ट होता है उत्तर प्रदेश का। और इसके साथ ही साथ जॉर्ज यूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर ही पहली बार हिंदी में भाषण हुआ था इलाहाबाद, जिसे अब वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सेकेंड अधिवेशन। देखिए, फर्स्ट अधिवेशन था जो 1888 में हुआ था, जो ओवरऑल चौथा था, और इसे ओवरऑल 8वां हो जाएगा यहाँ। और उत्तर प्रदेश के यदि आप लोग लिहाजे से देखें तो यह दूसरा हो जाएगा कब, 1892 में, यानी 4 वर्ष बाद। यह भी जो है इलाहाबाद में ही होता है, यानी उत्तर प्रदेश का पहला और जो दूसरा अधिवेशन होता है यह इलाहाबाद में ही होता है। इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा की जाती है। इसमें जो विशेष बातें यह हैं कि मुद्रा नीति यानी मॉनेटरी जो पॉलिसी है, इसमें जो है सुधार की जो है मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है 15वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1899 में। जो इसकी अध्यक्षता करते हैं रमेश चंद्र दत्त ने करते हैं, मतलब रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की है। और यह कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है। इस पर जो है जो विशेष बातें हैं रखी गई है कि शिक्षा और उद्योग की समस्याओं पर प्रस्ताव। नेक्स्ट है 21वां, जो 1905 में होता है। वर्ष 1905 में 21वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है। यह कहाँ पर होता है, बनारस पे होता है। और इसकी अध्यक्षता जो की है गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। इसमें क्या विशेष बातें हुई थी, तो बंगाल विभाजन की निंदा की गई। लाला लाजपत राय ने पहली बार जो है सत्याग्रह का सुझाव दिया। गोखले को लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी चुना गया। तो ध्यान रखना है, जो 21वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1905 में, जो बनारस यानी वाराणसी में होता है, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लेकिन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है बंगाल विभाजन की निंदा हुई और लाला लाजपत राय ने जो है पहली बार सत्याग्रह का सुझाव पेश किया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्हें ही लीडर ऑफ दी अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता इन्हें चुना गया था। ये आप लोगों की विशेषताएं याद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद 25वां अधिवेशन जो 1910 में होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी जो अध्यक्षता की है विलियम वेंडनबर्ग, आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह एकमात्र ऐसे अंग्रेज अध्यक्ष हैं जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और इन्होंने ही जो है जो ए.ओ. होम है, इनकी जीवनी लिखी है। आप लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इलाहाबाद में यह भी होता है। तो कांग्रेस के 3 अधिवेशन इलाहाबाद में होते हैं और 3 ही अधिवेशन जो है लखनऊ में होते हैं। तो इलाहाबाद में तो हम लोग देख लिए हैं कि फर्स्ट हुआ था, सेकेंड हुआ था, इसके बाद जो 1910 में यह भी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी जो विशेष बातें हैं कि भारतीय प्रेस अधिनियम यानी इंडियन जो प्रेस एक्ट है, यह जो है इसके विरुद्ध यानी इसके जो है खिलाफ विरोध किया गया था। भारतीय प्रेस जो एक्ट है इसके खिलाफ इसमें जो है विरोध किया गया था। 1916 का जो 31वां अधिवेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है, जो वर्ष होता है 1916 में। इसकी जो अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह कहाँ पर होता है, लखनऊ में। इसमें जो है ये विशेष बातें जो हैं, इसमें जो है उग्रवादी और उग्रवादी मॉडरेट और उग्रवादी गुटों की सलाह पर मुस्लिम लीग से समझौता यानी लखनऊ समझौता होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें नरम दल और जो गरम दल होता है, इसकी जो है समझौता हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 1916 में हुआ था। ये आप लोगों के ध्यान रखना है। उदारवादी और जो उग्रवादी हैं, इन्हीं में जो है सुलह कर दिया जाता है 1916 का जो अधिवेशन होता है, इसलिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे जो है लखनऊ समझौता कहा जाता है। ये विशेषताएं एक बार मैं आप लोगों को पुनः बता दे रहा हूँ। उदारवादी और जो उग्रवादी हैं, ये दोनों गुटों की जो है सुलह होती है इसमें। अब मुस्लिम लीग से समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी की थी और यह लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है 40वां अधिवेशन जो होता है
1925 ईस्वी में। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू, आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यह जो है पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष होती हैं सरोजिनी नायडू जी होती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके जो स्थान होता है कहाँ पर होता है, नहीं तो कानपुर में होता है। तो 40वां अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1925 में। कहाँ पर, कानपुर में। अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। यह जो है इसकी विशेषता यह कह सकते हैं कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था यहाँ पर ही। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत भी यहीं पर गाया गया था पहली बार। तो 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं सरोजिनी नायडू और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में यहीं पर जो है प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है यहीं पर गीत यह गाया गया था। नेक्स्ट है 49वां अधिवेशन जो होता है यह कब होता है, तो 1936 ईस्वी में होता है। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यह कहाँ पर होता है, तो लखनऊ में होता है। इसमें जो है कांग्रेस का लक्ष्य जो है समाजवाद घोषित किया गया था, या कह सकते हैं कि समाजवाद का जो नारा दिया था यह सबसे पहले किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो 49वां अधिवेशन होता है 1936 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कहाँ पर होता है, तो लखनऊ में। और यहीं पर जो है कांग्रेस का जो लक्ष्य था यह समाजवादी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 54वां जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1946 ईस्वी में। इसकी जो अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह कहाँ पर होता है, मेरठ पे होता है। वे जो है 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी जी थे। 1946 में अधिवेशन होता है जो ओवरऑल 54 होता है। कहाँ पर किया गया था, तो मेरठ में किया गया था। तो हम लोग जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसी देख लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन को, जैसे कि फर्स्ट है खिलाफत आंदोलन। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है तुर्की के खिलाफ, जो तुर्की के खलीफा हैं, माफ कीजिएगा, या ब्रिटिश सरकार ने जो है तुर्की के खलीफा के जो सारे अधिकार हैं इसे छीन लिए थे। आप लोगों को इसे ध्यान रखना चाहिए। तुर्की के खलीफा को जो है दुनिया भर के जो मुसलमान हैं अपने धार्मिक नेता के रूप में मानते थे। और इससे ही जो भारतीय मुसलमानों में बहुत असंतोष फैल गया। तो ध्यान रखना है कि खिलाफत आंदोलन इस कारण होता है कि जो तुर्की के खलीफा थे इनके सारे अधिकार जो थे अंग्रेज थे इनके द्वारा जो है छीन लिया गया। इससे क्या हुआ कि दुनिया भर के जो सारे मुसलमान थे इसमें जो है असंतोष फैल गया, क्योंकि जो यह मुसलमान थे इसे धार्मिक नेता के रूप में मानते थे इसलिए। और इसी कारण जो है भारत में भी इसकी शुरुआत हो जाती है। तो भारत में इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है, भारत में मुसलमानों ने जो खलीफा आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण घटना हमारे लिए क्या है, यही है कि 20 जून 1920 ईस्वी को प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, यहीं पर जो है गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत समिति की बैठक हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में जो है खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। आंदोलन का अंत कैसे होता है, तो 1924 ईस्वी में जो है तुर्की के कमाल पाशा ने जो है खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया और इसके साथ ही साथ यह खिलाफत आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। ये हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ रहे हैं, इसलिए जो यूपी से रिलेटेड है यहीं हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, आप लोगों के पहले मालूम होना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 ईस्वी तक यह चला था। इसका जो उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों सरकार के द्वारा या अंग्रेज सरकार के जो है विरुद्ध असहयोग करके स्वराज्य प्राप्त करना, यानी नॉन कोऑपरेशन करके स्वराज्य को प्राप्त करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। इसकी जो मुख्य बातें यहाँ होती है कि यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में चलाया गया था। तो इसकी जो अध्यक्ष या नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के गांव तक इसका जो है प्रभाव पहुंच गया था। इस आंदोलन के लोगों ने क्या कहा, जैसे कि लोगों से कहा गया कि इसमें जो है सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, कार्यकाल और बहिष्कार करें।
कार्यालय का भी बहिष्कार करें। यानी जो ये असहयोग आंदोलन था, इसमें जो है लोगों से क्या कहा गया कि स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज है, न्यायालय, कार्यालय है का जो है बहिष्कार करें। इसके साथ ही साथ जो विदेशी वस्त्र हैं और विदेशी सामान है और विदेशी जो उत्सव हैं उसका भी बहिष्कार करें। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह कहा गया कि जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका यूज किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में तो इस आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी शिक्षा जो है संस्थान शुरू किए गए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि काशी विद्यापीठ। 10 फरवरी 1921 को वाराणसी में इसकी स्थापना होती है, काशी विद्यापीठ की। और संस्थापक इसके कौन होते हैं, तो बाबू श्री प्रसाद गुप्ता और भगवान दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है, काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 ईस्वी को वाराणसी में की जाती है। इसके संस्थापक बाबू श्री प्रसाद गुप्ता और भगवान दास होते हैं। जामिया जो मिलिया इस्लामिया है, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में अलीगढ़ में की जाती है। जामिया इस्लामिया कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1920 में। इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो हकीम अजमल खान और अन्य साथी इनके होते हैं। 1925 ईस्वी में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, 1920 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना किया जाता है, बाय किसके द्वारा, तो हकीम अजमल खान के द्वारा। और बाद में 1925 में इसके जो है दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जगह जगह पर जो है विदेशी कपड़े और सामान जलाए गए थे। उसके बाद देख लेते हैं चौरी चौरा कांड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौरी चौरा कांड जो 1920 ईस्वी में हुआ था। तिथि और स्थान, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा जिला कहाँ पर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, यह हुआ था कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला गया था, जिसका जो नेतृत्व है भगवान अहिर नामक जो एक पूर्व सैनिक है, इन्होंने किया था। पुलिस ने जो है भगवान अहिर और अन्य प्रदर्शनकारियों पर जो है पीट दिया था और जनता में आक्रोशित हो गई थी और थाने में जो है आग लगा दी थी, जिसमें क्या हुआ था कि जो 22 पुलिसकर्मी थे यहाँ जल के मर गए थे। इसका परिणाम क्या हुआ, तो इस घटना में जो है कई भारतीयों पर जो है मुकदमा चलाया गया, जिसमें 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के कुशल वकालत से 151 लोगों की जो है फांसी की जो सजा होती है इसे माफ़ कर दी जाती है। और उस समय उनकी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। गांधी जी का निर्णय और प्रतिक्रिया क्या हुआ था इसके जरिए, तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था या चौरी चौरा की जो हिंसा हुई थी, इसमें जो है गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो गए थे, तो हिंसा हो गई थी। और इसीलिए जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इसे वापस ले लिया जाता है। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, तो गांधी जी के इस निर्णय की कई नेताओं ने भी आलोचना की थी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी, CR दास और मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली ब्रदर इन्हें कहते हैं। इन सभी ने कहा था कि आंदोलन को वापस लेना गलत निर्णय है, असहयोग आंदोलन, लेकिन फिर भी गांधी जी ने वापस ले लिया था। अब देख लेते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर देने से कांग्रेस के कई नेता जो है निराश हो गए थे। और इसी कारण जो है चित्तरंजन जो दास हैं और जो मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने ही जो 24 जनवरी 1923 को इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कर दिया गया है, यहीं पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है 1922 ईस्वी में गांधी जी के जो द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, इसे समाप्त कर दिया था। इसी के कारण जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार को विधान परिषदों, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो है चुनाव लड़कर प्रवेश करना था और वहाँ से जो है सरकार के कार्यों की जो है आलोचना करना था और साथ ही साथ जनहित की जो बातें हैं इन्हें उठाना था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य। इस पार्टी के जो प्रमुख नेता या सदस्य थे, एक कौन थे, ते थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और AMR जयकर। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1923 के चुनाव में इस पार्टी ने भाग लिया और कई जगहों पर जो है जीत भी हासिल की। लेकिन 1925 में जब चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 16 जून 1925 को, तो यह पार्टी जो है कमज़ोर पड़ गई थी और मदन मोहन मालवीय
और लाला लाजपत राय में जो है मतभेद होने के कारण एक नई पार्टी बनाई गई जिसे इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी कहा गया। अब देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे। तो यह आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, यह भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। उन्होंने जो है 78 सत्याग्रहियों, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के शामिल थे, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में पड़ता है से जो है दांडी गुजरात तक 385 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा जो है 24 दिनों पर पूरी हुई और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेज सरकार को चुनौती दी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस आंदोलन में जो है बहुत उत्साह से भाग लिया था और लोगों ने जो है करों का जो भुगतान है बंद कर दिया था और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार किया था। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, यह जो आंदोलन है इसे दोबारा शुरू किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी करके जो एरवदा जेल है पुणे में, यहाँ पर डाल दिया गया। प्रयागराज में जो है जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री की मदद से नेहरू जी ने करबंदी आंदोलन यानी नो टैक्स मूवमेंट चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि प्रयागराज में जयप्रकाश नारायण जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मदद से नेहरू जी ने जो है करबंदी आंदोलन मूवमेंट चलाया। दिसंबर 1931 ईस्वी में नेहरू को भी गिरफ्तार हो गए थे और बाद में गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को होने के बाद यह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो यह आंदोलन कब स्थगित किया जाता है? तो 5 मार्च 1931 को, जब गांधी और इरविन समझौता होता है। अब देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन यानी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है अचानक वापस ले लिया, तब कई युवा निराश हो गए और उन्होंने जो है हथियार बंद क्रांति का रास्ता अपना लिया। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया, तब कई युवा जो है निराश हो गए और उन्होंने ही जो है हथियार बंद क्रांति का रास्ता जो है अपना लिया। उत्तर प्रदेश में इस क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है मुख्य केंद्र बन गया। 1924 ईस्वी में कानपुर में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की थी। HRA मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी स्थापना किसने की है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कहाँ पर? कानपुर में। और कब? 1924 ईस्वी में। इसके प्रमुख सदस्य कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद से सच्चिदानंद सान्याल थे। इसका जो मुख्यालय था आगरा में था और कमांडर थे चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। तो पहले HRA होता है, लेकिन बाद में दिल्ली में इसका नाम चेंज करके 1928 ईस्वी में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है, यानी HSRA रख दिया जाता है। इसमें जो है भगत सिंह और सुखदेव भी शामिल हो गए थे। काकोरी कांड या जो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी हुआ था, काकोरी कांड 1925, इसे अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्रांतिकारियों ने जो है सरकारी खजाना लूटने के लिए लखनऊ से चलती ट्रेन को लूटा। इस घटना को जो है काकोरी कांड कहा गया। आप लोग ध्यान रखना है, काकोरी कांड कहा गया, लेकिन अभी फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। आप लोगों को इसे मालूम होना चाहिए। तो काकोरी कांड कब होती है? 1925 में। इस कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सभी की जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। फांसी की जगह कहाँ पर इन्हें जो है दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में, असफाउल्ला जो खान है इसे फैजाबाद या जिसे अब अयोध्या कर दिया है यहाँ पर, रोशन सिंह को प्रयागराज जो नैनी जेल है यहाँ पर, इसके बाद राजेंद्र जो लाहिड़ी है इन्हें गोंडा में फांसी दे दी गई थी। इन क्रांतिकारियों की जो है पैरवी चंद्र भानु गुप्ता ने की थी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बन सकता है कि चंद्र भानु गुप्ता ने जो है इन क्रांतिकारियों की जो है वकालत की थी और यहीं आगे चलकर जो है उत्तर प्रदेश के CM भी बनते हैं। सरकार की ओर से वकील जो है जगत नारायण मुल्ला ने की थी। हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं इससे रिलेटेड, तो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त हैं, इन्हें 8 अप्रैल 1929 को जो है दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में जो है इन्होंने बम फेंका था, जो सहारनपुर में बने बम से किया गया था।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंका था, जो सहारनपुर में बने बम से यह किया गया था। सहारनपुर में ही क्रांतिकारियों ने जो है बम फैक्ट्री बनाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद आखिरी तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। लेकिन 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, यहीं पर इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था और शहीद हो गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में, जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, इसे अब चेंज कर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। यहीं पर इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था और शहीद हो गए। अब देख लेते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन। उत्तर प्रदेश ने भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा यानी कम्युनिज्म फैलाव में बहुत अहम भूमिका निभाई। मई 1919 ईस्वी में हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक दल का नेतृत्व, यहाँ पर नेतृत्व ही होगा, नेतृत्व किया। रूस के नेता लेनिन से मिलने गए। 1919 ईस्वी में जो है हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक दल का नेतृत्व किया और रूस के नेता को, जो लेनिन था उस समय का, उसे मिलने गए। यह भारत के बाहर कम्युनिस्ट विचारधारा से पहला संपर्क था। 31 दिसंबर 1924 ईस्वी को सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने कानपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीपीआई की स्थापना की। तो सीपीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 दिसंबर 1924 ईस्वी को होती है। और कहाँ पर होती है? तो कानपुर में होती है। फिर इसे जो है 1 दिसंबर 1925 ईस्वी को कोपहुला कम्युनिस्ट सम्मेलन बीकानपुर में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को यह जो है आंदोलन अपने शासन के लिए खतरा लगा, इसलिए उसने जो है राजनीतिक साजिशों रची। अब देख लेते हैं कानपुर षड्यंत्र 1924। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने जो है कुछ कम्युनिस्ट नेताओं को, जो यह कम्युनिस्ट नेता थे, इन पर आरोप लगा दिया कि वे हिंसक तरीके से जो है ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस आरोप को ही कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। तो कानपुर जो षड्यंत्र था यह कुछ और नहीं था। इसमें जो है अंग्रेजों ने जो कुछ कम्युनिस्ट नेताओं थे, इन्हीं पर जो है आरोप लगा दिया था कि वे हिंसक तरीके से जो है ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना चाहते थे। इसे जो षड्यंत्र है, आरोप है, इसे ही कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। तो यह कब लगाया गया था? तो 1924 ईस्वी में। मेरठ षड्यंत्र केस यह 1929 ईस्वी में होता है। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 20 मार्च 1929 ईस्वी को 83 कम्युनिस्ट नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया। और इन्होंने जो है, इनमें जो है 3 अंग्रेजी नागरिक भी शामिल थे। 33, यहाँ पे मैं 32 बोल दिया था, यहाँ पे 33 है। 33 कम्युनिस्ट जो नेता हैं, इन्हें गिरफ्तार करके लिए था। इनमें 3 जो है अंग्रेजी नागरिक भी शामिल थे, जिसमें फिलिप स्प्रेट, ब्रेंडली और लेस्टर हचिंसन। मुकदमा जो है 3 साल तक चला और 6 जनवरी 1933 ईस्वी को उसे फैसला सुनाया गया। मुजफ्फर अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहां पर इन्हें काला पानी, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, इन्हीं पे इन्हें भेज दिया गया। बाकी 27 जो अभियुक्तों को कठोर कारावास मिला था। अब देख लेते हैं किसान आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किसान आंदोलन हमारे लिए। तो 19वीं सदी का किसान आंदोलन। तो शुरू में जो है किसान आंदोलन की जो मांगे थी आर्थिक थी, जैसे कि लगाने में कमी करना, जमींदारों को शोषण से मुक्त करना आदि था। तो शुरू में कैसा था यह आंदोलन? इसकी जो मांगे थी आर्थिक रूप से थी। इन आंदोलनों का जो क्षेत्र सीमित था और इसमें लगातार संगठन नहीं था। होम रूल लीग थे, इसमें किसान आंदोलन में इन्होंने क्या भूमिका निभाई? तो अवध जो क्षेत्र है, जो अवध का रीजन है, यहीं पर जो है होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किसानों को जमींदार और तालुकेदार के शोषण के खिलाफ जो है संगठित करना शुरू किया। यूपी किसान सभा 1918 ईस्वी में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी ने, यानी गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 1918 ईस्वी में यूपी किसान सभा की स्थापना की गई। बाबा रामचंद्र, झिंगूलाल सिंह और दुर्गापाल सिंह इसे जो है मजबूत किया। बाबा रामचंद्र मूल रूप से महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। उन्होंने जो है रामचरित का जो है पाठ करके किसानों को स्वाभिमान और एकता की भावना जगाई। दिसंबर 1918 को बहुत से यूपी के
किसान जो है दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और 1920 ईस्वी के मध्य बाबा रामचंद्र ने खुद ही जो है आंदोलन की अगुवाई कर दी। तो ध्यान रखना है आप लोगों को 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने खुद ही इस आंदोलन की जो है अगुवाई कर दी थी। अवध में किसान सभा, यह 17 अक्टूबर 1920, तो प्रयागराज के पास जो प्रतापगढ़ में जो है बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा बनाई थी। तो अवध जो किसान सभा है इसकी स्थापना या कह सकते हैं इसके जो संस्थापक कौन होते हैं, तो जो बाबा रामचंद्र हैं इन्होंने ही, कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। इसमें जो प्रमुख नेता थे गौरीशंकर मिश्र थे, जवाहरलाल नेहरू थे, माता बादल पांडे थे, देवनारायण पांडे थे, केदार पांडे थे, और यहीं तक थे। आप लोग ध्यान रखना है, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बादल पांडे, देवनारायण पांडे, केदार पांडे। इसका जो मुख्य केंद्र था यह प्रतापगढ़ था और यह आंदोलन जो है आसपास के जिलों में भी फैल चुका था। अयोध्या में 20 से 24 दिसंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस की बड़ी सभा जो है आयोजित की गई थी। एक आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी आंदोलन है, ये सभी के सभी जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए आंदोलन हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए उसमें सबसे पहले किसान आंदोलन नाम लिख दिया गया था। तो एक आंदोलन यह जो है मदारी पासी, आप लोग आई थिंक नाम सुने ही होंगे। तो मदारी पासी नामक जो किसान था, इसी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर और सीतापुर में जो जिले हैं यहीं पर जो है यह आंदोलन शुरू किया गया था। एक आंदोलन किसानों की जो मुख्य शिकायतें थी कि लगान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यह, और फसल के रूप में लगान वसूलना जा रहा है और जिससे किसान परेशान हो रहे थे। तो इसका जो मुख्य कारण है या शिकायत यही था कि जो लगान यानी लैंड रेवेन्यू है इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ फसल के रूप में लगान जो है वसूला जा रहा है, जिससे किसान क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो किसान सभा आंदोलन था और एक आंदोलन में इसमें यही नेतृत्व होता, मतलब अंतर मुख्य यही होता है कि इसमें जो है जो किसान सभा आंदोलन है नेताओं द्वारा चलाया गया था, न कि संगठित संस्थान था, जबकि जो एका आंदोलन है यह किसानों का स्वतः स्फूर्त स्थानीय आंदोलन था। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऑल इंडिया किसान सम्मेलन 1936 ईस्वी में, तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में NG रंगा, इंदुलाल याज्ञिक और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है ऑल इंडिया किसान सभा की कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। बाद में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया किसान सभा रख दिया गया। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, 1936 ईस्वी में लखनऊ में NG रंगा, इंदुलाल याज्ञिक और सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था और यही जो किसान कॉन्फ्रेंस था इसे बाद में ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया। इसमें जो मुख्य बातें यह थी या मुख्य मांगे यह थी कि जमींदार प्रथा को जो है समाप्त कर दिया जाए और साथ ही साथ किराया और कर्ज को भी घटाया जाए, ये इसकी जो है मुख्य मांगे थी। 1937 ईस्वी का जो प्रांतीय विधानमंडल है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो 1937 ईस्वी का प्रांतीय विधानमंडल, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के तहत ही प्रांतीय विधानसभा का चुनाव जो है 1937 में हुए थे। इन चुनावों में जो है कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश, तब इसे क्या कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसमें जो है 228 सीटों में से 134 सीटें जो है जीतकर बहुमत सरकार बनाई थी। इस सरकार में के जो प्रधानमंत्री हुए थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उनके जो मंत्रिमंडल में शामिल कौन कौन व्यक्ति थे, तो रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग और कैलाशनाथ कटरजू को जो है न्याय विभाग यानी जस्टिस डिपार्टमेंट यह दिया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में होता है, 7 से 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे या मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन या भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, भारत छोड़ो जो आंदोलन है 1942 ईस्वी में होता है या शुरुआत होती है कहाँ पर, बॉम्बे या मुंबई में। इसी में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है यह पास या प्रस्तावित जो है पारित किया गया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि करो या मरो, यानी डू और डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सुबह सभी बड़े कांग्रेस नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को जो है पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। नेहरू जी को प्रयागराज का जो नैनी जेल है इसमें बंद कर लिया गया था। इसीलिए यह आंदोलन शुरुआत होती है। युवाओं की भूमिका इसमें क्या रही है, तो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की बागडोर जो है युवाओं ने ही संभाली थी। उत्तर प्रदेश के शहरों, कस्बों, गाँवों में
गांव के लोगों में जो है पूरा जोश था। प्रमुख घटनाएं क्या होती है, तो 16 अगस्त 1942 ईस्वी को बलिया में आंदोलनकारियों ने है जो जेल पर हमला कर के जो है कैदियों को छुड़ा लिया था। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों को बंदी बना लिया। स्थानीय कांग्रेस नेता चित्तू पांडे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चित्तू पांडे को समांतर राष्ट्रीय सरकार बनाई थी। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है, जो चित्तू पांडे हैं इनका संबंध कहाँ से होता है, बलिया से होता है, और इन्होंने ही जो है समांतर जो राष्ट्रीय सरकार है यहाँ बलिया में बना ली थी। हालांकि ब्रिटिशों ने जो है थोड़े समय बाद बलिया को जो है पुनः जो है कब्जे में ले लिया, और लेकिन यह घटना उनके लिए चेतावनी साबित हुई। शहीदों की गाथा, तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र लाला पत्थर आंदोलन जो है इसमें शहीद हो गए थे। पत्थाधर, जो लाला पत्थरधर थे, इसी आंदोलन में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसी तरह लखीमपुर खीरी के राजा नारायण मिश्रा और शाहजहांपुर के ठाकुर मनोहर सिंह भी बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विकास। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विकास, तो 1858 के बाद की स्थिति, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से अलग कर दिया गया, और राजधानी आगरा से इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, यहाँ पर जो है स्थानांतरित कर दी गई। तो 1858 के बाद की जो स्थिति होती है कि दिल्ली डिवीजन को जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया जाता है, और राजधानी जो है पहले आगरा हुआ करती थी, अब इसे प्रयागराज में कर दी गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक मुख्य आयुक्त जो है इसे अधीन में, मतलब कि अधीन रखा गया। जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है और अवध, इसमें जो है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक मुख्य आयुक्त के अधीन इसे रखा गया। 1877 तक अवध यानी लखनऊ और उत्तर पश्चिमी प्रांत जो इलाहाबाद के प्रशासनिक व न्यायिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। 1877 में दोनों को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन मिला दिया गया, और इसका नाम रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आगरा टू अवध। 1902 ईस्वी में इस बड़े क्षेत्र का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। तो 1902 ईस्वी में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 1919 के बाद तो भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। इसी के अनुसार जो है इस प्रांत का शासन जो है गवर्नर के अधीन कर दिया गया। राजधानी का स्थानांतरण देख लेते हैं। तो 1920 ईस्वी के निर्णय में हुआ कि राजधानी जो है इलाहाबाद से अब इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दी जाएगी। 1921 ईस्वी में जो है लखनऊ में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसकी स्थापना की गई, और 1935 ईस्वी में सचिवालय का स्थानांतरण पूरा हो गया और लखनऊ को औपचारिक रूप से राजधानी घोषित कर दी गई। तो राजधानी का जो स्थानांतरण होता है इस प्रकार 1920 में निर्णय हुआ कि राजधानी जो है अब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर जाएगी। 1921 ईस्वी में लखनऊ में जो है विधान परिषद की स्थापना की गई, और 1935 ईस्वी में इसे पूर्णतः यानी सचिवालय का जो है स्थानांतरण हुआ और लखनऊ को औपचारिक रूप से, पूर्ण रूप से या कह सकते हैं औपचारिक रूप से राजधानी जो है घोषित कर दिया गया। अन्य प्रमुख बदलाव क्या हुआ था उसे देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि 1937 ईस्वी में ही यह प्रांत का नाम छोटा कर यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। तो पूछता है क्वेश्चन के रूप में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम कब पड़ा, तब 1937 ईस्वी में। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश जो अभी वर्तमान में अस्तित्व है इसका नाम 24 जनवरी 1950 में आया था। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था, और 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश यानी यूपी डे मनाया गया। तो 1937 ईस्वी में प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। 24 जनवरी 2018 ईस्वी को। उत्तराखंड का गठन कैसे हुआ इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 9 नवंबर 2000 को 13 जो पहाड़ी जिलों हैं इन्हें जो है अलग करके भारत का जो है उस समय 27वां राज्य जिसे उत्तरांचल कहा गया यहाँ बनाया गया, जिसे बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के जन्म होता है, यानी बनाया गया उत्तराखंड को। जो उत्तर प्रदेश का उस समय के जो पहाड़ी जिले थे 13, इसे काट कर उत्तरांचल बनाया गया था। यह विभाजन जो है यूपी रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2000 के तहत हुआ था, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की
एनडीए सरकार ने पारित किया था। उत्तर प्रदेश की गौरव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक जो है इस राज्य ने है भारत को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं, देख रहे हैं 8 प्रधानमंत्री दिए हैं, फिर भी डेवलपमेंट देख रहे हैं सबसे पीछे। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से, इलाहाबाद से। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी के सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के 8 प्रधानमंत्री हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू यहाँ उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंस की पहली राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप लोग भारत की भी कह सकते हैं प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए करते थे। तो गाइज यहाँ तक था उत्तर प्रदेश की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसे आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट वोमेन सीएम थी, ये कौन थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि मालूम हो तो। ठीक, तो गाइज अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग निश्चित रहिए कि कंटेंट में कोई कमी रहेगी, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, आप लोग निश्चित रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।